स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग इरा कहानी का एपिसोड 11 to 20। क्लास ट्रांसफर चैलेंज के लिए मैदान स्कूल के बहुउद्देशीय कक्षा कक्ष में स्थापित किया गया था। जब लिनमो कक्षा में दाखिल हुई तब तक मंच पर कोई पहले से ही चुनौती दे रहा था। मंच के नीचे 3 और छात्र कतार में इंतजार कर रहे थे। स्पष्ट है कि कई लोग इस चुनौती के माध्यम से एलीट क्लास में प्रवेश करना चाहते थे। किनारे पर स्थित पंजीकरण डेस्क से कतार संख्या लेने के बाद लिनमो मैच देखने के लिए मंच के किनारे तक चली गईं। जैसा कि उसके सहपाठियों ने कहा था, रक्षक का पालतू जानवर एक बर्फ का कवचधारी भेड़िया था। लिनमो ने कुछ देर तक गौर से देखा और मन ही मन एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा। नाम, बर्फ का कवच भेड़िया। विशेषता, बर्फ। जन्मजात कौशल, बर्फ की ढाल निम्न श्रेणी, बर्फ का पंजा मध्यम श्रेणी। विकास क्रम, लावा क्रम 3। योग्यता, अनिश्चित। पालतू जानवर की स्थिति का अवलोकन के माध्यम से आकलन करना भी बीस्टमास्टर के अनिवार्य पाठ्यक्रमों में से एक था। इनमें से 3 आइटम, नाम, विशेषता और जन्मजात कौशल, के लिए रटने की आवश्यकता थी। पालतू जानवर की स्थिति के आधार पर विकास क्रम का आकलन किया जाना आवश्यक था। पालतू जानवर का आकार, दांतों की संख्या और बालों की वृद्धि, ये सभी चीजें उसके मूल्यांकन का आधार बन सकती हैं। हालांकि सटीक निर्णय लेने के लिए कुछ हद तक अनुभव की आवश्यकता होती है। जहां तक योग्यता का सवाल है, इसे नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल था और इसे केवल उपकरणों का उपयोग करके ही पता लगाया जा सकता था। इसलिए परीक्षण उपकरणों के बिना पालतू जानवर की योग्यता का निर्धारण करना कठिन था। लिनमो ने मंच पर मौजूद प्रतिद्वंद्वी की ओर फिर से देखा, जो एक छोटा सा बाल कटवाए हुए लड़का था। उसका पालतू जानवर भूरे काले रंग का बिच्छू था। नाम, ग्रे पिंसर बिच्छू। विशेषता, जहर। जन्मजात कौशल, विष का डंक निम्न श्रेणी। विकास क्रम, लावा क्रम 1। योग्यता, कांस्य मध्यवर्ती। उसे इसकी क्षमता का पता इसलिए था क्योंकि यह ग्रे पिंसर बिच्छू भी स्कूल के प्रजनन केंद्र का उत्पाद था और उसने डेटा को याद कर लिया था। मैं चुनौती के नियम घोषित करूंगा। दोनों पक्षों के तैयार हो जाने के बाद रेफरी की भूमिका निभा रहे शिक्षक मंच पर आए। सबसे पहले, ये चुनौती केवल पालतू जानवरों के बीच की लड़ाई तक सीमित है। स्वयं बीस्टमास्टर पर हमला करना मना है, अन्यथा हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, चुनौती देने वाला तब सफल होता है जब वह बचाव करने वाले को हरा देता है या बिना हारे 15 मिनट तक डटा रहता है। ठीक है, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो चुनौती अब शुरू होती है। रेफरी के बोलते ही वह तुरंत मंच के किनारे की ओर पीछे हट गया। लगभग एक ही समय पर धूसर चिमटे वाला बिच्छू, विषैले डंक का हमला। छोटे बालों वाले लड़के ने सीधे हमला किया। वह डिफेंडर को चौंकाना चाहता था। स्विश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में मौजूद ग्रे पिंसर बिच्छू ने तुरंत अपनी पूंछ हिलाई और एक जहरीला डंक निकला जो सीधे आइस आर्मर वुल्फ की ओर बढ़ा। बर्फ की ढाल, रक्षक ने धीमी आवाज में चिल्लाया। आइस आर्मर वुल्फ के सामने ठंडी हवा तेजी से संघनित हुई और पलक झपकते ही बर्फ की एक ढाल बन गई। तारांकन चिस। तारांकन। पॉइजन स्टिंग ने बर्फ की ढाल को भेद दिया लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ठीक उसी क्षण बर्फ के कवच वाला भेड़िया अचानक बर्फ की ढाल के पीछे से कूद कर निकला, धूसर चिमटे वाले बिच्छू के सामने उतरा और अपने पंजे से हमला कर दिया। तारांकन टकराना। तारांकन। वॉशबेसिन के आकार के ग्रे पिंसर बिच्छू को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह हवा में उड़ता हुआ मंच से नीचे बुरी तरह गिर गया। चुनौती विफल रही। रेफरी ने शांत भाव से परिणाम की घोषणा की और फिर मंच के पास कतार में इंतजार कर रहे लोगों की ओर देखा। अगला। दूसरी प्रतियोगी एक लड़की थी। उसका पालतू जानवर एक बर्फ पर चलने वाला हिरण था। बर्फ पर चलने वाला हिरण बर्फ के कवच वाले भेड़िए की तरह बर्फ से संबंधित था। हालांकि ये स्नो ट्रेडिंग डियर भी एक ही चाल में पराजित होने के भाग्य से नहीं बच सका। इसके बाद आने वाले तीसरे और चौथे चुनौती देने वालों के लिए भी यही बात सच थी। इस स्थिति का कारण यह नहीं था कि आइस आर्मर वुल्फ असाधारण रूप से मजबूत था। इसका मुख्य कारण रैंक का दमन था। लावा रैंक 3 बनाम लावा रैंक 1। यह एक ऐसे बच्चे की तरह था जो पहले से ही दौड़ सकता है और एक नवजात शिशु से लड़ रहा हो। ये बढ़त इतनी बड़ी थी कि इसे आयामी हमला कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी वजह से कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों ने पहले कहा था कि यह चुनौती केवल चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए ही मौजूद है। ये वाकई बहुत मुश्किल था। अगला। रेफरी की आवाज़ सुनकर लिनमो धीरे धीरे मंच पर चढ़ गई। लिनमो, तुम्हें शुभकामनाएं। लिनमो, कम से कम एक और चाल चलने का इंतजार तो करो। बिल्कुल सही, अगर आप 2 चालों में हार भी जाते हैं तब भी आप हारने वालों में सबसे मजबूत होंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीसरी से छठी कक्षा तक के कुछ छात्र जो ये सब देख रहे थे, वे सिर्फ हंगामा करने के इरादे से आए थे। तुम सब चुप रहो, लीशू ने धीमी आवाज में चिल्लाकर भीड़ को बाधित कर दिया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि लिनमो के पास कोई मौका है,
लेकिन उसका व्यवहार हमेशा स्थिर रहा था, वह आवेग में आकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए लिनमो की चुनौती के लिए उसके मन में अभी भी थोड़ी सी उत्सुकता थी। अपने पालतू जानवर को बुलाओ। रेफरी ने लिनमो की ओर देखा। लिनमो ने सिर हिलाया, समनिंग फॉर्मेशन बनाने का नाटक किया और लिटिल वाइट को बुलाया। बर्फीले नीले रंग का थोड़ा पारदर्शी छोटा बाघ देखते ही छात्रों का ध्यान आकर्षित कर गया। क्या वह भूतिया बाघ है? क्या हमारे स्कूल के प्रजनन केंद्र में भूतिया बाघ हैं? भले ही स्कूल में घोस्ट टाइगर हो, लेकिन हम जैसे कम प्रतिभा वाले लोग इसे हासिल नहीं कर सकते। ये स्पष्ट रूप से लिनमो ने खुद हासिल किया है। खुद एक भूतिया बाघ को पालतू जानवर के रूप में रखना। हे भगवान, क्या लिनमो के परिवार ने लॉटरी जीत ली है? यह शायद कम योग्यता वाला भूत बाघ है। अगर इसकी योग्यता अधिक होती तो एक बार लॉटरी जीतना शायद पर्याप्त नहीं होता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लीशू ने लिनमो को अर्थपूर्ण नज़र से देखा। छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्कूल ने लिनरुयू को एक भूतिया बाघ दिया था, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते उसने इसके बारे में सुना था। एक स्वर्ण मध्यवर्ती भूत बाघ लिनरुयू ने वास्तव में इसे लिनमो को दे दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता सचमुच असाधारण था। हालांकि भले ही यह गोल्ड इंटरमीडिएट हो घोस्ट टाइगर, ये तो अभी केवल लावा स्तर 1 पर ही था। यह शायद इस आइस आर्मर वुल्फ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए वह इस चुनौती के परिणाम को लेकर अभी भी आशावादी नहीं थी। अगर आप तैयार हैं तो चुनौती शुरू होती है। रेफरी ने आदेश दिया और स्टॉपवॉच चालू कर दी। लिटिल वाइट, स्टील्थ। लिनमो ने तुरंत आदेश दिया। स्टील्थ एडवांस्ड अपने रूप और आभा को छुपाकर अदृश्य अवस्था में प्रवेश करता है। लिनमो के आदेश के बाद लिटिल वाइट के शरीर के चारों ओर तुरंत लहरें दिखाई देने लगीं। फिर लिटिल वाइट की आकृति पारदर्शी होती हुई प्रतीत हुई और धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गई। सावधान रहो। ये देखकर रक्षक ने तुरंत आइस आर्मर वुल्फ को अपना बचाव बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, कुछ नहीं हुआ। लिनमो क्या कर रही है? बिल्कुल सही, वह अब अदृश्य है, तो उसने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद छात्र असमंजस में थे। लीशू भी पहले थोड़ी हैरान थी, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया। ये बच्चा तो बड़ा ही चालाक है, सोचिए इसने ऐसा तरीका कैसे निकाल लिया। इसी दौरान मंच पर मौजूद रेफरी ने भी लिनमो को कुछ अजीब नज़रों से देखा। वह लिनमो के इरादे को भी समझ चुका था, लेकिन रेफरी होने के कारण वह खुलकर इसका खुलासा नहीं कर सके। अब देखना ये होगा कि क्या डिफेंडर समय पर प्रतिक्रिया दे पाएगा। अन्यथा लिनमो वास्तव में इस चुनौती में कोई खामी ढूंढ सकती है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। रक्षक के नेतृत्व में आइस आर्मर वुल्फ हाई अलर्ट पर रहा। हालांकि 3 मिनट बीत चुके थे। अदृश्य भूत बाघ ने अभी तक हमला नहीं किया था। आइस आर्मर वुल्फ को अब संघर्ष करना पड़ रहा था। आप एक दिन के लिए चोर से बचाव कर सकते हैं, लेकिन 1000 दिनों के लिए नहीं। इतने लंबे समय तक इतने उच्च मानसिक तनाव को बनाए रखना केवल तीसरे स्तर के लावा प्राणी के लिए आत्मा का अत्यधिक क्षय था। तुमने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? आइस आर्मर वुल्फ की हालत भांपते हुए रक्षक ने भौहें चढ़ाकर लिनमो की ओर देखा। रेफरी के होंठ फड़कने लगे। अगर वह हमला नहीं करता तो क्या आप खुद पहल नहीं कर सकते? हालांकि रेफरी डिफेंडर की बात समझ सकता था। पिछली चुनौतियों में चुनौती देने वाला हमेशा आक्रमण करने की पहल करता था, जबकि बचाव करने वाला रक्षात्मक रूप से खेलता था, जिससे बचाव करने वाले की मानसिकता स्थिर हो जाती थी। तैयार हो जाओ, मैं हमला करने वाला हूं, लिनमो ने अपने पैरों की ओर देखते हुए कहा। वाह, आखिरकार लड़ाई शुरू हो रही है। बिल्कुल सही, मैं तो इंतजार करते करते लगभग सो ही गया था। मुझे बस यही उम्मीद है कि घोस्ट टाइगर एक ही शॉट में नष्ट न हो जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र आगामी युद्ध के लिए उत्सुकता से भरे हुए थे। हालांकि लीशू ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो लिनमो की बातें संभवतः अभी भी एक धोखा ही थीं, क्योंकि लिनमो की योजना घोस्ट टाइगर की स्टील्थ एडवांस्ड स्किल का इस्तेमाल करके समय बिताने की थी। अगर वह 15 मिनट तक समय बर्बाद करता रहता तो उसे चुनौती में सफल माना जाता, और तथ्यों ने साबित कर दिया कि लीशू का निर्णय सही था। 2 मिनट और बीत जाने के बाद भी घोस्ट टाइगर ने हमला नहीं किया था। समय की जांच 5 मिनट। रेफरी की आवाज़ सुनाई दी। नियमों के अनुसार वह 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर रिमाइंडर दे सकता था, इसलिए इस चेतावनी को उल्लंघन नहीं माना गया। तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो। रेफरी की आवाज़ सुनकर डिफेंडर को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है। लिनमो ने कंधे उचकाते हुए कहा, नियमों में ये तो नहीं लिखा था कि मैं इस विधि का उपयोग नहीं कर सकता, है ना? रक्षक ने बोलना बंद कर दिया और लिनमो के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आइस आर्मर वुल्फ, हमला करो। तारांकन स्विश। तारांकन।
बर्फ के कवच वाला भेड़िया लिन मो के पैरों की ओर झपटा, लेकिन उसका प्रहार हवा के अलावा कहीं नहीं हुआ। लिन मो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब उसने पहले कहा था मैं हमला करने वाला हूं, तो उसने जानबूझकर अपने पैरों की ओर देखा ताकि बचाव करने वाले को यह विश्वास हो जाए कि शियाओबाई भी उसके साथ है। वास्तव में रक्षक इसके झांसे में आ गया था। वास्तव में जियाओबाई पहले ही उसके मानसिक आदेश के तहत अखाड़े के एक कोने में भाग चुका था। रक्षक का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि उसकी निगाहें मैदान में चारों ओर घूम रही थीं। वह घोस्ट टाइगर का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोस्ट टाइगर की स्टील्थ एडवांस्ड क्षमता न केवल उसके शरीर को अदृश्य कर देती थी, बल्कि उसकी उपस्थिति को भी मिटा सकती थी। तो चारों ओर देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आइस आर्मर वुल्फ, खोजो। हताशा में आकर बचाव पक्ष के पास ऐसा आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आइस आर्मर वुल्फ ने तुरंत लिन मो के आसपास कालीन की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन अगर कोई इसे अभी देख पाता तो उसे पता चलता कि जियाओबाई ठीक उसी जगह पर लौट आया था जहां बर्फ के कवच वाले भेड़िए ने अभी अभी हमला किया था। 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनटों। आइस आर्मर वुल्फ ने पूरे अखाड़े की तलाशी ली, लेकिन उसे घोस्ट टाइगर का कोई सुराग नहीं मिला। ये दृश्य ... जिससे पूरी बहुउद्देशीय कक्षा में सन्नाटा छा गया। इस चुनौती के शुरू होने से पहले उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अदृश्यता कौशल का उपयोग करके समय को रोकना, क्या ये थोड़ा बेशर्मी भरा नहीं है? बकवास। बिल्ली चाहे सफ़ेद हो या काली, जब तक वह चूहे पकड़ती है, अच्छी बिल्ली ही होती है। चूंकि नियमों में इसकी मनाही नहीं है, इसलिए लिन मो जो कर रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल सही, नियमों का तर्कसंगत उपयोग करना अपने आप में एक रणनीति है। अब मुझे समझ में आ गया कि लिन मो ने चुनौती से पहले बीस्टमास्टर पर हमला करने की अनुमति क्यों मांगी थी। तो यही वो चीज़ थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। पालतू जानवर नहीं मिल रहा है और न ही सीधे बीस्टमास्टर पर हमला किया जा सकता है। यह वाकई एक गतिरोध की स्थिति है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छात्रों की चर्चा मैदान तक पहुंच गई। डिफेंडर का चेहरा तुरंत बेहद गुस्से से भर गया। उसने लिन मो की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने घोस्ट टाइगर को बाहर निकालो और चलो एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ते हैं। लिन मो ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। माफ कीजिए, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। यदि आमने सामने की लड़ाई में जीतने की उसकी कोई संभावना होती तो वह इस तरह के परेशानी भरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करता। तुम... रक्षक इतना क्रोधित था कि उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था, लेकिन वह लिन मो का कुछ नहीं कर सका। पालतू जानवर छिपा हुआ था और बाहर नहीं आ रहा था, और वह खुद लिन मो पर हमला नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही मामला था जैसे कोई चूहा कछुए को खींचने की कोशिश कर रहा हो। पकड़ बनाने के लिए कहीं जगह ही न थी। पलक झपकते ही 5 मिनट और बीत गए। समय समाप्त। लिन मो की चुनौती सफल रही। रेफरी ने तुरंत परिणाम की घोषणा कर दी। अरे वाह, वह सचमुच सफल हो गया। धिक्कार है, अगर इससे पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि तुम इस तरह चुनौती दे सकते हो तो मैं जिंदगी भर उस पर विश्वास नहीं करता। अगर मुझे सही याद है तो लिन मो को इस साल क्लास ट्रांसफर चैलेंज में सफल होने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, है ना? न सिर्फ इस साल बल्कि कई सालों में पहली बार। क्लास ट्रांसफर चैलेंज हर साल होता है, लेकिन लिन मो से पहले ऐसा लगता है कि कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ था। वाह, सालों में पहली बार, ये तो वाकई शानदार लग रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी छात्र सदमे से भर गए थे। लिन मो द्वारा अपनी चुनौती शुरू करने से पहले उन्होंने उसकी सफलता की संभावना पर विचार भी नहीं किया था, इसलिए ये परिणाम उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। लीशू ने मंच पर लिन मो को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि लिन मो द्वारा इस्तेमाल किया गया तरीका किसी खामी का फायदा उठाने जैसा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जैसा कि कहावत है, अखाड़े के नियमों में इसकी मनाही नहीं थी, इसलिए उसे लिन मो के कार्यों में कुछ भी गलत नहीं लगा। इसके विपरीत, एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने लिन मो की इस तरह के अपरंपरागत तरीके के बारे में सोचने की क्षमता की काफ़ी सराहना की। बीस्टमास्टर बनना एक बेहद खतरनाक पेशा है। अगर कोई सिर्फ नियमों का कड़ाई से पालन करना जानता है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। शिक्षक जी, मुझे आपत्ति है। इसी क्षण डिफेंडर ने अचानक रेफरी की ओर देखा। जिस तरह से उसने चुनौती दी है वह धोखाधड़ी है। रेफरी ने भौहें चढ़ा लीं। क्या आपको लगता है कि आपकी हार अनुचित थी? हाँ, रक्षक ने गुस्से से सिर हिलाया। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो मेरे हारने का कोई चांस ही नहीं था। रेफरी ने डिफेंडर की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि आपके भविष्य में आने वाली हर लड़ाई आमने सामने की होगी? अगर आपको असली लड़ाई में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? विरोध जताते हुए चिल्लाएंगे। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया, अगर यह असली लड़ाई होती तो मैं खुद बीस्टमास्टर पर हमला कर सकता था। रेफरी हंस पड़ा। आप बीस्टमास्टर पर हमला कर सकते हैं, लेकिन क्या विरोधी नहीं? आपको क्या लगता है कि आइस आर्मर वुल्फ के हमले से बचना आसान है या घोस्ट टाइगर के हमले से? रक्षक,
आइस आर्मर वुल्फ के हमले खुले में होते थे, जबकि घोस्ट टाइगर अदृश्य रहते हुए हमले कर सकता था। हालांकि यह हमला करने के बाद ही खुद को प्रकट करता, लेकिन दोनों की तुलना करने पर बाद वाले से निपटना स्पष्ट रूप से कहीं अधिक कठिन था। ठीक है, अगर तुमने इसे समझ लिया है तो जाकर आराम करो। रेफरी ने लिन मो की ओर मुड़कर कहा, इसे लो और एलीट क्लास में रिपोर्ट करो। उसने लिन मो की ओर एक छोटा सा लकड़ी का टोकन उछाला। धन्यवाद शिक्षक। लिन मो ने टोकन को संभाल कर रखा और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। जब लिन मो एलीट क्लास में पहुंची, उस समय कक्षा चल रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और रेफरी द्वारा दी गई छोटी लकड़ी की टोकन निकाली। नमस्कार, मैं रिपोर्ट करने आया हूं। प्रतिवेदन। प्रभारी शिक्षक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनका वजन थोड़ा अधिक था। लिन मो के हाथ में लकड़ी का टोकन देखकर उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, तुमने कक्षा स्थानांतरण चुनौती में सफलता प्राप्त कर ली है। लिन मो ने सिर हिलाया। अंदर आओ, अपने लिए एक सीट ढूंढो। मोटे पुरुष शिक्षक ने कक्षा के अंदर की ओर इशारा किया। धन्यवाद शिक्षक। लिन मो के कक्षा में प्रवेश करते ही एलीट क्लास के सभी सदस्यों की सामूहिक निगाहें उस पर टिक गईं। एलीट क्लास के वर्तमान छात्रों को उनकी उच्च प्रतिभा रैंकिंग के कारण स्वतः ही चुन लिया गया था। लिन मो क्लास ट्रांसफर चैलेंज के माध्यम से प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थीं, इसलिए हर कोई इस असाधारण व्यक्ति के बारे में थोड़ा उत्सुक था। भाई मो, शानदार, ये सन लेई की चीख थी। ये देखकर कि चुनौती में लिन मो सफल हुई है, वह बाकी सभी से ज्यादा उत्साहित था। लिन मो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सन लेई के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए चली गई। ठीक है, चलिए पाठ जारी रखते हैं। अधिक वजन वाले पुरुष शिक्षक ने पोडियम पर थपथपाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसा कि मैं कह रहा था, पालतू जानवर की युद्ध शक्ति को प्रभावित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी विकास श्रेणी और कौशल दक्षता हैं। विकास क्रम पर स्कूल का प्रभाव काफी सीमित है, इसलिए अगले 3 महीनों के लिए हमारा शिक्षण पालतू जानवरों की कौशल दक्षता पर केंद्रित रहेगा। और कौशल दक्षता में सुधार करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सब एक ही शब्द पर निर्भर करता है, अभ्यास। बेशक, इसका मतलब अकेले में बिना सोचे समझे अभ्यास करना नहीं है। समय समय पर स्कूल आपके पालतू जानवरों की कौशल संबंधी कमजोरियों की पहचान करने और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें मजबूत करने के लिए संबंधित परीक्षणों का आयोजन करेगा। इसलिए अगले 3 महीनों के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसके अतिरिक्त मैं आपको याद दिला दूं कि एलीट क्लास में एक निष्कासन प्रक्रिया है। प्रत्येक माह के व्यापक मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर रहने वाले छात्र को उसकी मूल कक्षा में वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए यह मत सोचो कि एलीट क्लास में शामिल होने का मतलब है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे लिए अपने तार कसकर बांधे रखना। बेशक, जहां सजा होती है वहां इनाम भी होते हैं। अगर आप समग्र मूल्यांकन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते हैं तो स्कूल की ओर से बहुत उदार इनाम मिलते हैं। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप में से किसमें ये क्षमता है। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड में आइए। बोलने के बाद अधिक वजन वाला पुरुष शिक्षक मुड़ा और चला गया। छात्रों की भीड़ तुरंत खड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे चलने लगी। भाई मो, आपने ट्रांसफर परीक्षा कैसे पास की? मुझे इसके बारे में बताओ, सन लेई ने चलते हुए पूछा। पास में मौजूद कई छात्रों ने यह सुना और उत्सुकता से उनकी ओर झुक गए। वे सभी क्लास ट्रांसफर चैलेंज की विषय वस्तु से अवगत थे। लिन मो की प्रतिभा को तो भूल ही जाए, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की प्रतिभा वाले भी यह सुनिश्चित नहीं थे कि वे लगातार जीत हासिल कर पाएंगे। मैंने समय बिताने के लिए स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल किया, लिन मो ने सीधे सीधे कहा। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं था और वैसे भी इसे छिपाया नहीं जा सकता था। वाह भाई मो, आपने तो इस तरह का तरीका भी सोच लिया। सन लेई ने प्रशंसा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। हालांकि जो छात्र पास आए थे उन्होंने तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े और जल्दी से चले गए। उनके विचार में ये तरीका पूरी तरह से धोखाधड़ी था। परिणामस्वरूप उन्हें लिन मो के प्रति कुछ हद तक तिरस्कार का भाव भी था। लिन मो ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। अगर वह सचमुच 18 साल का युवक होता तो शायद उसे इन लोगों की राय की परवाह होती और वह जाकर समझाने या बहस करने की कोशिश करता। लेकिन आखिरकार वह 2 जीवन जी चुका था, इसलिए उसका वर्तमान विचार ये था, इन लोगों के सोचने से उसे क्या फर्क पड़ता है। कुछ ही देर बाद वे प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच गए। अब अपने सभी पालतू जानवरों को बुलाओ। अधिक वजन वाले पुरुष शिक्षक के आदेश का पालन करते हुए प्रशिक्षण मैदान तुरंत ही पालतू जानवरों के लिए स्वर्ग बन गया, जहां हर तरह के ऐसे जीव मौजूद थे जो देखने में बेहद आकर्षक थे। लिन मो ने कुछ देर तक अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि एलीट क्लास के अधिकांश लोग भी स्कूल के प्रजनन केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए पालतू जानवरों का उपयोग करते थे, हालांकि उनकी गुणवत्ता सामान्य कक्षाओं के जानवरों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। बहुत कम लोगों ने स्वयं द्वारा खरीदे गए पेट बीस्ट का उपयोग किया। इसलिए उसका घोस्ट टाइगर शियाओ बाई प्रशिक्षण मैदान में सबसे आकर्षक शावक बन गया और जैसे ही वह प्रकट हुआ उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
यहाँ तक कि अधिक वजन वाले पुरुष शिक्षक जू किमिंग भी भूत बाघ को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने लिनमो को गहरी नजरों से देखा। कक्षा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए परंपरा के अनुसार प्रशिक्षण शुरू करने से पहले हमें एक कक्षा पर्यवेक्षक का चयन करना होगा। जू किमिंग ने सबकी ओर देखा। चयन विधि की बात करें तो ये पालतू जानवर पीके के माध्यम से होगी। आखिरकार बीस्ट मास्टर होने के नाते हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ही होगा। अब जो भी क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं वे आगे आ सकते हैं। चिंता न करें, मैं पीके की निष्पक्षता सुनिश्चित करूंगा। कोई भी गॉन्टलेट शैली का मैच नहीं होगा। छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। जो भी छात्र एलीट क्लास में प्रवेश कर पाता था उसमें श्रेष्ठता की भावना अवश्य होती थी। संक्षेप में कहें तो वे सभी बहुत अभिमानी थे और उन्हें संभालना मुश्किल था। इसलिए कक्षा पर्यवेक्षक होना वास्तव में एक धन्यवादहीन कार्य था। जू किमिंग को शायद इसकी उम्मीद थी और वह मुस्कुराया। मैं बताना भूल गया था कि कक्षा पर्यवेक्षक को मूल 50,000 युआन संसाधन सब्सिडी के अलावा हर महीने 50,000 युआन की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, छात्रों का उत्साह तुरंत बढ़ गया। मैं इसे करूंगा, मैं वही बनना चाहता हूं। मैं भी। अचानक ही 1 दर्जन से अधिक छात्र बाहर दौड़ पड़े। 50,000 युआन की सब्सिडी और अतिरिक्त 50,000 युआन की सब्सिडी मिलाकर कुल 100,000 युआन प्रति माह होता है। सामान्य परिवारों के छात्रों के लिए इसका आकर्षण काफी महत्वपूर्ण था। भाई मो, क्यों न हम दोनों इसे आजमाएं? सन लेई इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। उनकी निम्न श्रेणी की प्रतिभा भी कुलीन वर्ग में भी शीर्ष स्तर की थी, इसलिए उसके पास अभी भी बहुत बड़ा फायदा था। जल्दी नहीं है, पहले देखते हैं। लिनमो को भी क्लास मॉनिटर बनने में काफी दिलचस्पी थी। हालांकि उनके पास 20 लाख से अधिक की रकम थी, फिर भी यह 100,000 युआन की मासिक सब्सिडी कोई छोटी रकम नहीं थी। जू किमिंग के संगठन के तहत कक्षा पर्यवेक्षक के चयन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो गई। सभी ने हाल ही में अपने अनुबंध किए थे और पालतू जानवरों की विकास श्रेणी सभी लावा श्रेणी 1 की थी, इसलिए पालतू जानवर देखने में कुछ खास नहीं थे और विजेताओं का निर्धारण आसानी से हो गया। 15 मिनट से भी कम समय में फू चेंगली नाम का एक छात्र सबसे अलग नजर आया। क्या कोई और फू चेंगली को चुनौती देना चाहता है? अगर नहीं तो वह कक्षा का निगरानी करता होगा, जू किमिंग ने कहा। भाई मो, मैं जा रहा हूं। सन लेई ने लिनमो की ओर देखकर उसकी राय जानने की कोशिश की। लिनमो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। सच कहें तो इस बार सन लेई के पेनल्टी किक को लेकर वह आशावादी नहीं थे। सन लेई का पालतू जानवर एक लोहे के पंजे वाला भालू था। नाम आयरन क्लॉ बियर। विशेषता जिन। योग्यता रजत मध्यवर्ती। जन्मजात कौशल बरसेफ मध्यम स्तर, आयरन क्लॉ मध्यम स्तर। विकास क्रम लावा क्रम 1। और फू चेंगली का पालतू जानवर एक तूफानी लोमड़ी थी। नाम गेल विंड फॉक्स। विशेषता हवा। योग्यता अज्ञात। जन्मजात कौशल स्प्रिंट मध्यम स्तर, लोमड़ी की पूंछ से प्रहार मध्यम स्तर। विकास क्रम लावा क्रम 1। आयरन क्लॉ बियर एक पावर टाइप पेट बीस्ट था। गेल विंड फॉक्स एक फुर्तीला पालतू जानवर था। विशेषताओं के संदर्भ में चपलता प्रकार के प्राणी स्वाभाविक रूप से शक्ति प्रकार के प्राणियों का प्रतिकार करते थे। इस स्थिति में जब तक दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर न हो, तब तक पलटवार करने वाली टीम के लिए जीतना बहुत मुश्किल था। और तथ्य उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही थे। सन लेई की डी ग्रेड प्रतिभा शक्ति प्रवर्धन के प्रभाव में आयरन क्लॉ बियर के हमले व्यापक और शक्तिशाली थे और बहुत भयंकर थे, लेकिन ये प्रतिद्वंदी को लग नहीं सका। गेल विंड फॉक्स पहले से ही फुर्तीला था और स्प्रिंट से मिलने वाली गति के साथ आयरन क्लॉ बियर को केवल चकमा देकर ही भगाया जा सकता था। अंत में आयरन क्लॉ बियर की ताकत खत्म हो गई और प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक अवसर का फायदा उठाने पर वह हार गया। मेरी हार हुई। सुन लेई निराश होकर वापस चली गई। लिनमो ने उसे दिलासा देते हुए कहा, विरोधी के गुण तुम्हारे गुणों के विपरीत थे, इसलिए हारना स्वाभाविक है। इसे युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के रूप में लो। यही कारण था कि हारने की बात जानते हुए भी उन्होंने सन लेई को मंच पर जाने दिया। बीस्टमास्टर के लिए युद्ध का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सन लेई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत अधीर हो गया था। चूंकि प्रतिद्वंदी के पास फुर्तीले स्वभाव वाला पालतू जानवर है, इसलिए मुझे रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और उसके पहले हमला करने का इंतजार करना चाहिए था। ये सोचकर लगता है कि तुम्हारी हार व्यर्थ नहीं गई, लिनमो ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए बदला लेकर आऊंगा। इसके साथ ही वह शियाओबाई को मैदान के केंद्र में ले गया। क्या ये लड़का सच में क्लास मॉनिटर बनना चाहता है? इसमें इतनी हिम्मत कैसे आए? बिल्कुल सही, जिसने धोखे से कुलीन वर्ग में प्रवेश किया हो उसे क्या अधिकार है? क्या यह आदमी फिर से चुपके से काम करने की कला का इस्तेमाल करके समय बिताने की कोशिश करेगा? तुम बेवजह सोच रहे हो। ये क्लास ट्रांसफर चैलेंज नहीं है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। वह समय बर्बाद करके नहीं जीतेगा।
बस देखते रहिए। फू चेंगली के पालतू जानवर के पास सिल्वर एडवांस्ड है योग्यता, ये निश्चित रूप से उसे आसानी से हरा सकती है। उस जैसे लोगों को ये सबक सीखने की जरूरत है कि कोई भी साधारण व्यक्ति कुलीन वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिनमो की चुनौती के बारे में सच सुनने वाले कुछ छात्रों ने गपशप करना शुरू कर दिया। अपने मुंह बंद करो। लिनमो के बारे में बुरा भला कहते सुनकर सनलेई भड़क उठा। लिनमो ने कैसे नकल की? वह क्लास मॉनिटर क्यों नहीं बन सकता? चुनौती के नियम स्कूल द्वारा निर्धारित किए गए थे और उनकी सफल चुनौती के लिए दिया गया पुरस्कार भी स्कूल द्वारा ही जारी किया गया था। स्कूल उनकी क्षमता को पहचानता है, लेकिन आप नहीं। तो क्या आप खुद को स्कूल से ज्यादा अधिकारी समझते हैं? आप खुद को क्या समझते हैं? क्या हम धोखाधड़ी के बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल, समय बिताने के लिए अदृश्यता का उपयोग करना। अगर यह धोखा नहीं है, तो धोखा क्या है? जिन छात्रों को डांट पड़ी, उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया। सनलेई जवाब देने ही वाली थी। सब लोग चुप हो जाओ, जू किमिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। जो कोई भी और शोर मचाएगा, उसकी इस महीने की संसाधन सब्सिडी पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। छात्रों ने अब बोलने की हिम्मत नहीं की। सनलेई अब भी गुस्से में थी। शिक्षक जू, वे मेरी बदनामी कर रहे हैं। लेई जी, रुको। लिनमो ने सनलेई की ओर देखा। सनलेई ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं कहा। जू किमिंग ने लिनमो की ओर देखा, जो बिल्कुल शांत था, फिर फू चेंगली की ओर मुड़ा। लिनमो तुम्हें चुनौती देना चाहता है। क्या तुम्हें आराम करने की जरूरत है? फू चेंगली ने लिनमो के पैरों के पास बैठे भूत बाघ को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तो हम 15 मिनट में शुरू करेंगे। लिनमो ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इंतजार करती रही। 15 मिनट बाद, मैं तैयार हूँ। फू चेंगली खड़ा हुआ और लिनमो की ओर मुड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। जू किमिंग एक तरफ हट गई। तेज हवा वाली लोमड़ी, दौड़ो, हमला करो। जियाओ बाय, चुपके से। फू चेंगली और लिनमो ने लगभग एक साथ अपने आदेश दिए। स्प्रिंट मध्यवर्ती उपयोग करने पर गति 50% बढ़ जाती है। गेल विंड फॉक्स पहले से ही तेज था और स्प्रिंट सक्रिय होने के साथ ये बिजली की तरह तेज हो गया और पलक झपकते ही लिनमो तक पहुंच गया। जाहिर है, फू चेंगली भी जानता था कि एक बार जब शियाओबाई स्टील्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएगा तो परेशानी होगी, इसलिए वह शियाओबाई को इसे पूरा नहीं करने देना चाहता था। हालांकि जियाओबाई की स्टील्थ क्षमता सक्रिय होते ही इसे तुरंत अदृश्य कर देती थी। इसलिए गेल विंड फॉक्स की गति के बावजूद यह अभी भी एक कदम पीछे रह जाती थी। जब तक वह लिनमो के पास झपटा, तब तक शियाओबाई ने अपनी छुपने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। लोमड़ी की पूंछ का प्रहार। फू चेंगली ने बिना किसी झिझक के अपना दूसरा आदेश दिया। गेल विंड फॉक्स की पूंछ ने तुरंत 360 डिग्री का चक्कर लगाया और शाओबाई को छिपने की जगह से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन हड़ताल से किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ा। लिनमो के मानसिक मार्गदर्शन में जियाओबाई ने स्टील्थ को सक्रिय करते ही अपनी स्थिति बदल ली थी। और ठीक उसी क्षण गेल विंड फॉक्स का हमला चूक गया। शाओबाई, वाटर ब्लेड। वाटर ब्लेड एडवांस्ड हवा से जल तत्वों को संघनित करता है और उन्हें पानी के ब्लेड के रूप में प्रक्षेपित करता है। ये घोस्ट टाइगर का दूसरा जन्मजात कौशल था। शून्य क्षेत्र में गेल विंड फॉक्स के बाईं ओर 3 फीट की दूरी पर हवा में मौजूद जल तत्व पल भर में संघनित होकर जल ब्लेड में तब्दील हो गए और फिर सीधे गेल विंड फॉक्स की ओर बढ़ गए। फू चेंगली के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत गेल विंड फॉक्स को नियंत्रित करके हमले से बचने की कोशिश की। लेकिन ठीक इसी क्षण गेल विंड फॉक्स ने अपना फॉक्सटेल स्ट्राइक छोड़ दिया था। उस समय उसकी पुरानी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और नई शक्ति अभी बननी बाकी थी, जिसके कारण वह समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहा। स्लैश। अगले ही पल वाटर ब्लेड ने गेल विंड फॉक्स के शरीर को चीर दिया, जिससे 3 इंच लंबा एक स्पष्ट खून से लथपथ घाव बन गया। फुफकार। गेल विंड फॉक्स ने दर्द भरी चीख निकाली। उसका शरीर लड़खड़ा गया, वह लगभग खड़ा होने में असमर्थ था। एक ही समय पर उसी स्थान पर हमले के कारण जिसका चेहरा सामने आ गया था, जियाओबाई ने एक और जल ब्लेड का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि वाटर ब्लेड को लॉन्च करने से पहले ही जू किमिंग की आवाज सुनाई दी, मैच खत्म हो गया है। लिनमो जीत गया है। खो गया। फू चेंगली सचमुच हार गया। वह कैसे संभव है? जो छात्र लिनमो के कुचल जाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें यह परिणाम स्वीकार करना कठिन लगा। आखिरकार फू चेंगली की पशु वशीकरण प्रतिभा तो डी ग्रेड की ही थी। एक डी ग्रेड टैलेंट और एक सिल्वर एडवांस्ड पेड बीस्ट लिनमो से हार गया था, जिसके पास एफ ग्रेड की प्रतिभा थी। वे चाहे जैसे भी सोचें, यह असंभव ही लग रहा था। हालांकि फू चेंगली खुद अपेक्षाकृत शांत रहा। वह चुपचाप अपने पालतू जानवर को उसके घावों का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गया। जू किमिंग ने एक बार फिर लिनमो को ध्यान से देखा। उसे लग रहा था कि लिनमो जीत सकती है, क्योंकि वह जानता था कि लिनमो के घोस्ट टाइगर के पास गोल्ड ग्रेड क्षमता है, कौशल। लेकिन उन्हें लिनमो की इतनी निर्णायक जीत की उम्मीद नहीं थी। विशेष रूप से उस अंतिम वाटर ब्लेड की रिलीज का समय, ये बेहद सटीक था।
इस स्तर को हासिल करने के लिए या तो लिन मो के पास व्यापक युद्ध अनुभव था या वह युद्ध कला में प्रतिभावान था। दोनों ही स्थिति में लिन मो के प्रति उनके मन में उच्च सम्मान का भाव होना उनके लिए काफी था। उसने बाकी छात्रों की तरफ देखा। क्या कोई और लिन मो को चुनौती देना चाहता है? अगर नहीं तो लिन मो क्लास मॉनिटर बनेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर फू चेंगली भी उनका मुकाबला नहीं कर सका तो वे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जू किमिंग ने कहा, क्या अभी कुछ लोग लिन मो से सवाल नहीं कर रहे थे, ये कहते हुए कि उसने क्लास ट्रांसफर चैलेंज जीतने के लिए धोखा दिया था। अब आप सब डर क्यों गए? विद्यार्थियों के पूरे समूह ने अपने सिर नीचे कर लिए। विशेषकर वे लोग जिन्होंने पहले लिन मो का मजाक उड़ाया था, अब वे चाहते थे कि वे अपना सिर अपनी छाती में छिपा लें। जू किमिंग के शब्द स्पष्ट रूप से उन्हीं को लक्षित थे। बिल्कुल, तुम सब डरपोक क्यों बन गए? सन लेई ने बेहद संतुष्टि महसूस करते हुए उपहास भरे चेहरे से उनकी ओर देखा। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि लिन मो ने उसे पहले चुप रहने के लिए क्यों कहा था। उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना 10,000 शब्दों की अपशब्दों से कहीं अधिक प्रभावी था। चूंकि कोई उसे चुनौती नहीं दे रहा है, इसलिए लिन मो कक्षा का निगरानी करता है। जू किमिंग ने जोर से कहा, याद रखो, एक बीस्ट मास्टर की ताकत उसकी युद्ध क्षमता के साथ साथ उसके दिमाग पर भी निर्भर करती है। कभी कभी दिमाग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंधाधुंध आगे बढ़ने के बजाय सोच समझकर कदम उठाओ। अंधाधुंध आगे बढ़ना मूर्खता का तरीका है। इसके अलावा भविष्य में अगर किसी को लिन मो से कोई शिकायत हो तो मासिक व्यापक मूल्यांकन के दौरान उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, तब तक सभी को लिन मो के निर्देशों का पालन करना होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, लिन मो के प्रति उनके रवैये के बावजूद छात्र इस समय केवल सहमत हो सकते थे। अच्छा, अब हम आधिकारिक तौर पर आज का प्रशिक्षण शुरू करेंगे। पालतू जानवरों के अधिकांश कौशलों के लिए दक्षता का मापन 3 पहलुओं पर आधारित होता है: कौशल सक्रियण की गति, सक्रियण की संख्या या अवधि और कौशल की शक्ति। एक सरल उदाहरण लीजिए, जियाओ बाई का वाटर ब्लेड। फिलहाल इस कौशल में जियाओ बाई की दक्षता प्रवेश स्तर तक भी नहीं पहुंची है। अगर ये प्रवेश स्तर तक पहुंच गया होता तो गेलविन फॉक्स को केवल एक हल्के खून के धब्बे के बजाय एक गंभीर घाव हो जाता। फिर उपयोग की आवृत्ति आती है। लावा रैंक 1 पर जियाओ बाई थकान से गिरने से पहले लगातार केवल 3 वाटर ब्लेड ही फायर कर सकता है। लेकिन अगर इसकी दक्षता को कुशल स्तर तक बढ़ाया जा सके तो ये लावा रैंक 1 पर कम से कम 6 बार फायर कर सकता है। इससे कौशल प्रवीणता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज जू किमिंग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित करना और लगातार कौशल का प्रदर्शन करना सिखाना था। जब वे अपनी सीमा तक पहुंच जाते थे तो उन्हें आराम करने के लिए पशु प्रबंधन क्षेत्र में वापस ले जाया जाता था। बाहरी दुनिया की तुलना में पालतू जानवर पशु प्रबंधन स्थल के अंदर बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। अच्छी तरह से आराम करने के बाद उन्हें कौशल का प्रदर्शन जारी रखने के लिए फिर से बुलाया जाएगा। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहा। जू किमिंग के अनुसार दक्षता में सुधार करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल कड़ी मेहनत और अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। हालांकि हर कोई इस तरह से प्रशिक्षण नहीं ले सकता, क्योंकि यह विधि बेहद महंगी है। थके हुए पालतू जानवरों को न केवल आराम की जरूरत होती है, बल्कि जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक पालतू जानवर जो पहले दिन में 3 बार भोजन करता था, उसे 6 बार भोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। भोजन की यह अतिरिक्त खपत कोई छोटी लागत नहीं है। इस प्रकार केवल कुलीन वर्ग, जहां भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, ही इस तरह का प्रशिक्षण लेने का सामर्थ्य रखता था। हालांकि लिन मो ने शियाओ बाई को जो खाना दिया वह स्कूल द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला सामान्य खाना नहीं था, बल्कि वह खाना था जिसे उसने खरीदा था और जो विकास को 1.4 गुना तक तेज कर सकता था। ये तो बहुत ही खर्चीला था, लेकिन किंगयुआन अकादमी के हित में ये कीमत चुकाना उचित था। अगले कुछ दिनों में कुलीन वर्ग ने अपना समय प्रशिक्षण में व्यतीत किया। हालांकि लिन मो ने प्रशिक्षण के दौरान एक दिलचस्प बात का पता लगाया: पशु वशीकरण क्षेत्र के अंदर शियाओ बाई के प्रशिक्षण का प्रभाव बाहर की तुलना में बेहतर था। क्योंकि पशुपालन स्थान का क्षेत्रफल आमतौर पर सीमित होता है, इसलिए पालतू जानवर सामान्यतः उनके अंदर प्रशिक्षण नहीं ले सकते। लेकिन लिन मो का पशु वशीकरण क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। तो एक बार जब उसने जियाओ बाई को पशु प्रशिक्षण स्थान पर वापस भेजा तो अचानक उसके मन में एक विचार आया: पालतू जानवर पशु प्रशिक्षण स्थान के अंदर प्रशिक्षण क्यों नहीं ले सकता? पालतू जानवर पशु प्रशिक्षण क्षेत्र में तेजी से ठीक हो जाता है। यदि उसे वहां प्रशिक्षित किया जाए तो वह हर समय तेजी से ठीक होने की स्थिति बनाए रख सकता है। ये समय बचाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। तो उस विश्राम अवधि के बाद लिन मो ने शियाओ बाई को पशु प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण देने की कोशिश की। इस प्रयास से उन्होंने तुरंत एक महत्वपूर्ण खोज की।
पशु वशीकरण क्षेत्र में जियाओबाई द्वारा 2 बार प्रशिक्षण लेना लगभग बाहर 3 बार प्रशिक्षण लेने के बराबर था। दूसरे शब्दों में कहें तो पशुओं को वश में करने के क्षेत्र में जियाओबाई की प्रशिक्षण दक्षता बाहरी दुनिया की तुलना में 1.5 गुना अधिक थी। स्पष्टतः ये भी तेज गति से विकास के कारण उत्पन्न हुआ एक प्रभाव था। इस अप्रत्याशित आश्चर्य को देखकर लिनमो एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनका ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान वास्तव में अद्भुत था। उसके बाद लिनमो ने शियाओबाई को स्थायी रूप से पशु प्रशिक्षण क्षेत्र में ही रख दिया। वह केवल कभी कभार ही जियाओबाई को प्रदर्शन करने के लिए बुलाता था। उनकी यह असामान्यता जल्द ही दूसरों का ध्यान आकर्षित करने लगी। आखिरकार जहां अन्य लोगों के पालतू जानवर अपना अधिकांश समय बाहर प्रशिक्षण में बिताते थे, वहीं लिनमो का शियाओबाई शायद ही कभी दिखाई देता था। भीड़ की नज़र में ऐसा व्यवहार घोर आलस्य था, लेकिन सन लेई के अलावा किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। विशेषकर वे लोग जिन्हें पहले लिनमो की ताकत से करारा झटका लगा था, वे चाहते थे कि लिनमो आलसी हो जाए। इस तरह वे महीने के अंत में होने वाली प्रतियोगिता में लिनमो को हरा सकते थे। इस बात पर जू किमिंग का भी ध्यान गया, जो एलीट क्लास प्रशिक्षण के प्रभारी थे। इसी वजह से जू किमिंग ने खास तौर पर लिनमो को अलग ले जाकर उससे बात की, इस उम्मीद में कि लिनमो आत्मसंतुष्ट न हो जाए और प्रशिक्षण के प्रति उचित रवैया बनाए रखे। उन्होंने चतुराई से लिनमो को याद दिलाया कि पालतू जानवर की योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अच्छे प्रशिक्षण और साधना के बिना वह अंततः बेकार हो जाएगी। लिनमो को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, लेकिन चूंकि वह समझा नहीं सकता था, इसलिए वह केवल दृढ़ता से यह आश्वासन दे सकता था कि वह अपने प्रशिक्षण की कभी उपेक्षा नहीं करेगा। जू किमिंग को संदेह था, लेकिन चूंकि लिनमो ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद भी लिनमो का प्रदर्शन बाकी सभी को आलस्य जैसा ही लगा, लेकिन केवल लिनमो ही जानता था कि वह कितनी प्रगति कर रहा था। एलीट क्लास के 5वें दिन की रात को जियाओबाई ने लेवल अप कर लिया। ये लावा स्तर 1 से लावा स्तर 2 पर पहुंच गया। जैसे ही सफ़ेद प्रकाश की एक चादर ने उसे घेर लिया, शाओबाई, जो मूल रूप से केवल हथेली के आकार का था, एक पूरे आकार में बड़ा हो गया और एक वयस्क घरेलू बिल्ली जितना बड़ा हो गया। इस विकास की गति, तेज गति से विकास ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लिनमो खुशी से झूम उठी। जब जुबानवू ने पहले अपना स्तर बढ़ाया था, तो उसे यकीन नहीं था कि यह ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान का प्रभाव था या नहीं। शाओबाई के लेवल अप ने अब इसे पूरी तरह से साबित कर दिया है। सामान्य तौर पर किसी पालतू जानवर को लावा रैंक 1 से रैंक 2 तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लगता है, लेकिन जियाओबाई को सिर्फ 5 दिन लगे। हालांकि उसने जो 1.4 गुना वृद्धि बढ़ाने वाला पशु आहार खरीदा था, उसने भी कुछ भूमिका निभाई, लेकिन ये स्पष्ट था कि तेज गति से विकास का प्रभाव कहीं अधिक था। इस तरह की विकास गति ने लिनमो को प्रेरित किया और उसने पूरी लगन से शियाओबाई को प्रशिक्षण देना जारी रखा। एलीट क्लास का 10वां दिन, जियाओबाई का वाटर ब्लेड एडवांस्ड अंततः एंट्री लेवल रैंक पर पहुंच गया। उसी दिन जुबानवू, जिसकी लिनमो ने हाल ही में ज़्यादा देखभाल नहीं की थी, ने भी उसे एक सरप्राइज दिया। नाम जुबानवू हरा कवच कछुआ। विशेषता, स्थान, योग्यता, कांस्य मध्यवर्ती। जन्मजात कौशल, कछुए का खोल निम्न श्रेणी, आंतरिक अंतरिक्ष अति उत्कृष्ट। विकास क्रम, लावा क्रम 3। न केवल इसकी रैंक लावा रैंक 2 से बढ़कर लावा रैंक 3 हो गई थी, लेकिन इसकी योग्यता भी कांस्य से ऊपर उठ चुकी थी। निम्न श्रेणी से कांस्य श्रेणी तक मध्यवर्ती। ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान की प्रतिभा संवर्धन क्रियाशील है। लिनमो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। हालांकि योग्यता बढ़ाने की गति रैंकिंग में वृद्धि की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही वह दैवीय पदवी प्राप्त कर लेगा। पालतू जानवर, इस तरह के पशु प्रभुत्व वाले स्थान के साथ उसके लिए शक्तिशाली न होना मुश्किल होगा। इसके बाद प्रशिक्षण जारी रहा। अभिजात वर्ग का 20वां दिन, जियाओबाई ने एक बार फिर अपना लेवल बढ़ा लिया। लावा अवस्था के दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने पर इसका आकार फिर से बढ़ गया और यह एक टेडी डॉग जितना बड़ा हो गया। लेकिन सबसे स्पष्ट बदलाव उसके माथे पर बने किंग अक्षर के पैटर्न में था, जो धीरे धीरे और भी स्पष्ट होता जा रहा था, जिससे उस छोटे से जीव को शुरू में टाइगर किंग की आभा मिल रही थी। हालांकि इस तरह की तीव्र वृद्धि की एक बड़ी खामी भी थी, ये बहुत महंगी थी। लिनमो ने पहले 3 महीने के लिए पशुओं का चारा खरीदा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों तक ही चलेगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास जो पैसा है वह केवल परीक्षा समाप्त होने तक ही चलेगा। लेकिन इतना काफ़ी है। एक बार जब मैं किसी उच्च स्तरीय अकादमी में पहुंच जाऊंगी, तो मैं पैसे कमाने के लिए मिशन पर जा सकती हूं। फिर मैं उस अमीर लड़की का कर्ज चुका सकती हूं। लिन रुयू के बारे में सोचते ही लिनमो के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दिन एक दूसरे को मैसेज और कॉल कर रहे थे, लेकिन अंत में उस लालसा को संतुष्ट करना फिर भी मुश्किल था। सौभाग्यवश 2 महीने से कुछ अधिक समय में वे मिल सकेंगे।
क्या इस प्रशिक्षण के प्रभाव को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? एलीट क्लास में प्रवेश करने के बाद से 25वां दिन, ज़ुवानवू ने एक बार फिर अपना स्तर बढ़ा लिया। ये लावा अवस्था के चौथे स्तर तक पहुंच गया। इस समय ज़ुवानवू पहले की तुलना में कई गुना बड़ा था, जिसका खोल का व्यास पूरे 80 सेंटीमीटर था। वहां पड़ा हुआ यह एक विशाल चक्की के पत्थर जैसा दिखता था। इसके शरीर के आकार के साथ साथ इसके आंतरिक स्थान का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। अब इसका आंतरिक स्थान 4 वर्ग मीटर था, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। कुछ लोगों के साथ अंदर रहना पूरी तरह से ठीक था। जिज्ञासावश लिन मो ने विशेष रूप से अंदर जाकर इसका अनुभव किया। हालांकि यह अंदर से एक आत्मनिर्भर स्थान था, लेकिन यह बाहरी दुनिया से अलग महसूस नहीं होता था। सांस लेने के लिए हवा और रोशनी के लिए प्रकाश था, और प्रकाश बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता था। इसके अलावा जब वह आंतरिक स्थान में था तो वह ज़ुवानवू के दृष्टिकोण से बाहर की स्थिति देख सकता था। इसलिए लंबे समय तक अंदर रहने के बाद बाहरी स्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान रहने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लिन मो को अब आंतरिक स्थान पहले से कहीं अधिक पसंद आने लगा था। उनका चलता फिरता विला बिल्कुल पास ही था। एलीट क्लास में प्रवेश करने के बाद से 30वां दिन, यह मासिक व्यापक मूल्यांकन का दिन था। ये वह दिन भी था जब छात्र लिन मो को चुनौती दे सकते थे। उस दिन जैसे ही क्लास शुरू हुई, जू किमिंग एलीट क्लास के छात्रों को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आए। व्यापक मूल्यांकन शुरू होने से पहले चलिए पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। जू किमिंग ने छात्रों की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग आज के दिन का इंतजार करते हुए अपनी ऊर्जा बचाकर रखे हुए थे। जो भी लिन मो को चुनौती देना चाहता है वह अब खुलकर सामने आ सकता है। मुझे अचानक ही 10 से अधिक लोग अलग दिखने लगे। फू चेंगली, जो इससे पहले क्लास मॉनिटर के चयन में लिन मो से हार गए थे, भी उनमें शामिल थे। जू किमिंग ने लिन मो की ओर देखा, लगता है तुम क्लास मॉनिटर ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो। लिन मो मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। वह अतिरिक्त 50,000 युआन की सब्सिडी के लिए ही क्लास मॉनिटर बना था। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह लोकप्रिय था या नहीं। जू किमिंग ने खड़े हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, पहले कौन बोलेगा? मैं करूंगा। फू चेंगली ने बाकी लोगों की तरफ देखा, अगर मैं हार गया तो तुम में से बाकी लोगों को उसे चुनौती देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य लोगों को इस कथन पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन सब में फू चेंगली की ताकत वाकई सबसे अधिक थी, और पिछले 1 महीने में उन सभी ने फू चेंगली का प्रदर्शन देखा था। दिन भर आलसी रहने वाले लिन मो की तुलना में फू चेंगली की प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत का स्तर कम से कम एलीट क्लास के शीर्ष 3 में स्थान पाने लायक था। इसलिए उन्हें फू चेंगली की चुनौती पर पूरा भरोसा था। अच्छा, तो अपने पालतू जानवरों को बुलाओ। जू किमिंग ने दोनों को तैयार होने का इशारा किया। हालांकि लिन मो ने उसे बार बार आश्वस्त किया था कि उसने अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं की है, लेकिन लिन मो का व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उसे वास्तव में चैन से रहना मुश्किल लग रहा था। इसलिए वह भी इस चुनौती के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लिन मो और फू चेंगली धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान के केंद्र की ओर चले और फिर अपने अपने पालतू जानवरों को बुलाया। लावा रैंक 2, गेल विंड फॉक्स वास्तव में पहले से ही लावा रैंक 2 पर है। ये सिर्फ लावा स्तर 2 की बात नहीं है। फू चेंगली ने विकास को गति देने वाला पशु आहार इस्तेमाल किया है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो गेल विंड फॉक्स लावा स्तर 3 से ज़्यादा दूर नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि गेल विंड फॉक्स फॉक्सटेल स्ट्राइक पहले ही एंट्री लेवल पर पहुंच चुका है। इस बार लिन मो के लिए इसमें खामी ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। बहुत खूब, इस बार लिन मो की हार निश्चित है। फू चेंगली के गेल विंड फॉक्स को देखकर लिन मो को चुनौती देने की इच्छा रखने वाले छात्र अचानक मुस्कुरा उठे। शिशु अवस्था के दौरान पालतू जानवर प्रत्येक रैंक पर स्पष्ट परिवर्तन से गुजरते हैं, इसलिए रैंक दमन विशेष रूप से स्पष्ट होता है। गेल विंड फॉक्स की विकास दर इतनी अधिक होने का मतलब था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह आधी लड़ाई जीत चुकी थी। तथापि जब लोगों के समूह ने लिन मो की लिटिल वाइट को देखा तो उनके चेहरों पर मौजूद मुस्कान तुरंत जम गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लावा रैंक 3, तुम मजाक कर रहे हो क्या? जल्दी बताओ, मुझे भ्रम हो रहा है। ये घोस्ट टाइगर किसी भी हालत में लावा रैंक 3 का नहीं हो सकता। लिन मो शायद ज़्यादा अभ्यास नहीं करता, फिर भी उसका पालतू जानवर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? ये तो वैज्ञानिक रूप से गलत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। महज 1 महीने में एक पालतू जानवर को लावा रैंक 1 से लावा रैंक 3 तक विकसित होने देना, ये गति तो बिल्कुल अकल्पनीय थी। किनारे पर खड़ी जू किमिंग भी उतनी ही हैरान थी। इस समय उसे सचमुच विश्वास था कि लिन मो ने अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं की थी। लेकिन क्या आपके इस प्रशिक्षण के प्रभाव को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? वह काफ़ी देर तक लिन मो को खाली निगाहों से देखता रहा, फिर होश में आया और फू चेंगली की ओर मुड़ा। क्यों न हम इस चुनौती को भूल ही जाएं?
तीसरे दर्जे के लावा की तुलना में दूसरे दर्जे के लावा के मुकाबले फायदा बहुत स्पष्ट था। परिणाम में लगभग कोई सस्पेंस नहीं होगा। मैं फू चेंगली भी इस समय सदमे से उबरकर होश में आया। उनके विचार में पिछली चुनौती में लिन मो से हारना पूरी तरह से उनकी कमांड की गलती के कारण था। अगर उसने जल्दबाजी में फॉक्सटेल स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो लिन मो को उसकी कमजोरी का फायदा नहीं मिलता और वह उसे एक ही चाल में हरा नहीं पाता। इसलिए पिछले 1 महीने से वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था। न केवल गेल विन फॉक्स को लावा रैंक 2 तक पहुंचा रहा था बल्कि फॉक्सटेल स्ट्राइक का भी शुरुआती स्तर तक अभ्यास कर रहा था। और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह आज लिन मो को हरा सके और अपनी पिछली हार का बदला ले सके। लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति पैदा कर दी। उसने सोचा था कि लिन मो का आलस्य शायद एक भ्रम हो सकता है। उसने सोचा था कि लिन मो का पालतू जानवर लावा रैंक 2 तक विकसित हो सकता है, लेकिन लावा का तीसरा स्थान, उसने वास्तव में कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनके विचार में ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन अब जो बात उसे असंभव लगती थी वह सचमुच घटित हो गई थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जू किमिंग की बातें सुनने के बाद वह एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि पिछले महीने की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस तरह हार मानने के लिए अनिच्छुक बना दिया। उसने दांत पीसते हुए जू किमिंग की ओर देखा और कहा, शिक्षक जी, मैं अब भी चुनौती देना चाहता हूँ। 1 महीने में लिन मो के लिए अपने पालतू जानवर की रैंक और उसकी कौशल दक्षता दोनों को बढ़ाना असंभव था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि लिन मो के पालतू जानवर का कौशल संभवतः अभी भी प्रारंभिक स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया है। अगर ऐसा होता तो उनकी गेल विन फॉक्स के जीतने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती। क्या आप निश्चित हैं? जू किमिंग थोड़ा हैरान थी। जरूर, फू चेंगली का रवैया दृढ़ था। अच्छा, जू किमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चुनौती जारी रहेगी, लेकिन दोनों पक्षों को संयम बरतना होगा। बेहतर होगा कि किसी को चोट न लगे ताकि बाद में होने वाले व्यापक मूल्यांकन पर कोई असर न पड़े। उसने नाम लेकर उन दोनों से यह बात कही, लेकिन बोलते समय उनकी नज़र लिन मो पर पड़ी। स्पष्टतः वह लिन मो को इस बात की याद दिलाने पर जोर दे रहा था। समझ गया। लिन मो और फू चेंगली दोनों ने सिर हिलाया। तो अब चुनौती शुरू होने दीजिए। जू किमिंग धीरे धीरे एक तरफ हट गया, लेकिन इस बार वह ज्यादा पीछे नहीं हटा। किसी भी समय हस्तक्षेप करने और उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। तेज हवा वाली लोमड़ी, हमला करो। जू किमिंग की आवाज बंद होते ही फू चेंगली ने तुरंत हमला कर दिया। इस बार फू चेंगली स्पष्ट रूप से कहीं अधिक सतर्क था। उसने केवल हमले का आदेश दिया, लेकिन किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि गेल विन फॉक्स स्वभाव से ही फुर्तीला पालतू जानवर था, इसलिए वह बहुत तेज था। एक ही छलांग में वह शियाओ बाई के सामने पहुंच गया था। अपनी ओर तेजी से बढ़ते दुश्मन का सामना करते हुए जियाओ बाई की प्रतिक्रिया भी बहुत सीधी सादी थी। उसने बस अपने पंजे से वार किया। लोमड़ी की पूंछ का प्रहार। फू चेंगली ने बिना किसी झिझक के उस कौशल को सक्रिय कर दिया। आदेश मिलते ही गेल विन फॉक्स की पूंछ तुरंत बाहर की ओर फैली और शियाओ बाई की ओर झपटी। टकराना। शियाओ बाई के बाघ के पंजे और गेल विन फॉक्स की पूंछ हवा में टकराई, जिससे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। जवाबी हमले की ताकत के कारण दोनों एक साथ पीछे हट गए। हालांकि गेल विन फॉक्स 2 कदम पीछे हट गया, जबकि जियाओ बाई केवल 1 कदम पीछे हटा। इस परिणाम से फू चेंगली के चेहरे पर शिकन आ गई। किसी कौशल का उपयोग करने के बावजूद गेल विन फॉक्स वास्तव में घोस्ट टाइगर के साथ झड़प में नुकसान में रहा, जिसने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया था। ये खबर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसी बीच लिन मो कुछ हद तक हैरान थी। वह जानता था कि रैंक सेपरेशन से काफ़ी फायदा मिल सकता है, लेकिन उसने इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं की थी। उसने फू चेंगली की ओर देखा। अभी भी जारी है। बिल्कुल, फू चेंगली ने कहा, यह सिर्फ एक झड़प थी, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। लिन मो कुछ पल चुप रही, फिर उसने शिक्षक जू की ओर देखा। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शायद मैं गेल विन फॉक्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाऊंगी। आखिरकार एक बार जब जियाओ बाई के कौशल का प्रदर्शन हो गया तो उसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर थे। फू चेंगली, क्यों न हम इसे रद्द कर दें? शिक्षक जू ने सुझाव दिया। अगर तुम्हारा पालतू जानवर घायल हो जाता है और इससे व्यापक मूल्यांकन प्रभावित होता है तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे ये चुनौती पूरी करनी ही होगी। फू चेंगली दृढ़ निश्चयी था। तो फिर जारी रखो। शिक्षक जू ने उसे समझाना बंद कर दिया। आखिरकार इस चुनौती के नियम सबसे पहले तो उन्होंने ही तय किए थे। फू चेंगली ने लिन मो की ओर देखा। तुम बिना किसी चिंता के अपने पालतू जानवर की क्षमताओं का उपयोग कर सकते हो, इसके सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो सावधान रहना। लिन मो के बोलते ही उसने अपने विचारों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। स्विश। शियाओ बाई के सामने हवा में मौजूद जल तत्वों ने पलक झपकते ही एक जल ब्लेड का रूप ले लिया, जो फिर गेल विन फॉक्स की ओर उड़ गया। प्रवेश के स्तर पर वाटर ब्लेड।
जल ब्लेड के संघनित होने की गति को देखकर फू चेंगली का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। 1 महीने पहले जब जियाओ बाई ने वाटर ब्लेड का इस्तेमाल किया था, तब भी वह उसके संघनित होने की प्रक्रिया को देख सकता था। लेकिन इस बार लगभग उसी क्षण जब उसने जल तत्वों को देखा, वाटर ब्लेड ने पहले ही आकार ले लिया था। इस गति से तो दक्षता निश्चित रूप से प्रवेश स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन ये कैसे संभव है? महज 1 महीने में पालतू जानवर की विकास श्रेणी में न केवल 2 स्तरों की वृद्धि हुई, बल्कि उसकी कौशल दक्षता भी प्रवेश स्तर तक पहुंच गई। क्या लिन मो को सोने की जरूरत नहीं है? अगर वह दिन रात बिना आराम किए भी प्रशिक्षण लेता रहे, तब भी यह गति बहुत ही अतिरंजित है। हालांकि इस समय फू चेंगली के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी। तेज हवा वाली लोमड़ी, दौड़ो, चकमा दो। दरअसल उन्हें आदेश देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पालतू जानवर सजीव होते हैं और उनमें लाभ प्राप्त करने और नुकसान से बचने के लिए लड़ने की प्रवृत्ति होती है। वाटर ब्लेड को प्रकट होते ही गेलविन फॉक्स ने तुरंत ही अपने बचाव के दांव पेच शुरू कर दिए थे। हालांकि इसकी चाल अभी भी थोड़ी धीमी थी, या अधिक सटीक रूप से एंट्री लेवल वाटर ब्लेड बहुत तेज था। इसके साथ ही जियाओ बाई और गेलविन फॉक्स के बीच की दूरी पहले से ही कम थी। बनने के लगभग तुरंत बाद ही वाटर ब्लेड गेलविन फॉक्स के शरीर पर जा गिरा। स्क्वेल्च, एक स्पष्ट चीरने की आवाज सुनाई दी। गेलविन फॉक्स के सफेद फर पर आधा फुट लंबा एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला खून से सना हुआ घाव खुला हुआ था। बहुत सारा खून बह निकला, जिससे गेलविन फॉक्स का आधा शरीर तुरंत लाल हो गया। चुनौती समाप्त, जल्दी करो, इसे अस्पताल ले जाओ। शिक्षक जू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फू चेंगली ने जल्दी से गेलविन फॉक्स को अपने पशु प्रबंधन क्षेत्र में वापस बुला लिया और फिर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पशु को वश में करने वाले स्थान का प्रभाव चोटों के बिगड़ने में देरी करने के रूप में सामने आया, जिससे उसे और समय मिल सकता था। हालांकि गेलविन फॉक्स की चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन अगर उसे बहुत अधिक खून बह गया और उसे मूलभूत क्षति हुई, तो वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगी। फू चेंगली को जल्दी में जाते हुए देखकर पूरा प्रशिक्षण मैदान एकदम शांत था। सभी छात्र जटिल भावों के साथ लिन मो को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि घोस्ट टाइगर पहले ही लावा रैंक 3 पर पहुंच चुका है, तो उन्हें आशंका थी कि फू चेंगली हार सकता है। लेकिन उन्हें इतनी करारी हार की उम्मीद नहीं थी। इसमें शिक्षक जू भी शामिल थे, जो एक तरफ खड़े थे। चुनौती की शुरुआत का संकेत देने के बाद वह ज्यादा पीछे नहीं हटा था, खासकर इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह हस्तक्षेप कर सके और उनकी रक्षा कर सके। लेकिन अभी तो उसे भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला था। सौभाग्यवश लिन मो ने दया दिखाई। जलब्लेड ने गेलविन फॉक्स के शरीर पर हमला किया था। अगर इसने गेलविन फॉक्स की गर्दन को निशाना बनाया होता, तो लोमड़ी अब तक शायद एक लाश बन चुकी होती। उस स्थिति में प्रशिक्षक होने के नाते वही दोषी होता। लिन मो को गौर से देखने के बाद शिक्षक जू ने छात्रों की ओर रुख किया। आप सभी ने चुनौती का परिणाम देख लिया है, इसलिए लिन मो अगले महीने भी कक्षा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? छात्र चुप रहे। उन्हें आपत्ति कैसे हो सकती है? अगर लिन मो की फू चेंगली पर पहली जीत में भाग्य का भी कुछ अंश था, लेकिन इस बार ये शक्ति का एक पूर्ण निर्विवाद रूप से कुचलना था। इस प्रकार यहाँ तक कि जो लोग यह मानते थे कि लिन मो ने धोखे से एलीट क्लास में प्रवेश किया था, उन्हें भी अब ये स्वीकार करना पड़ा कि उसकी ताकत वास्तव में जबरदस्त थी। बस एक ही बात थी जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। लिन मो पूरे महीने साफ तौर पर आलस कर रहा था, तो आखिर उसकी ताकत में इतना सुधार कैसे हो गया? सिर्फ वे ही नहीं, शिक्षक जू के मन में भी यही सवाल था। जब से उसे लिन मो के निष्क्रिय प्रशिक्षण के बारे में पता चला था, तब से वह उसे छुपकर देख रहा था। और उनके अवलोकन का परिणाम यह था कि लिन मो वास्तव में निष्क्रिय रूप से प्रशिक्षण ले रहा था। आज की चुनौती शुरू होने से पहले ही वह क्लास मॉनिटर की भूमिका बदलने के लिए भी तैयार था। लेकिन इस मौजूदा परिणाम ने उन्हें भी थोड़ा असमंजस में डाल दिया है। हालांकि अभी इन मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। शिक्षक जू ने छात्रों की ओर मुड़कर कहा, चून की कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम अब इस महीने का व्यापक मूल्यांकन शुरू करेंगे। व्यापक मूल्यांकन में 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपके पालतू जानवरों की खेती की प्रगति की रिपोर्ट देना है, लेकिन हम इसे बाद में करेंगे। हम अब दूसरे भाग से शुरू करेंगे। ये कहने के बाद शिक्षक जू ने अपना हाथ उठाया और एक समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही जैसे ही आह्वान संरचना ने आकार लिया, 3 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 2 मीटर ऊंचा भूरे काले फर वाला एक विशाल भेड़िया सबके सामने प्रकट हुआ। आओ! जैसे ही विशालकाय भेड़िया प्रकट हुआ, उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे आकाश कांप उठा। फिर उसने अपनी पन्नाहरी आंखों से छात्रों को नीचे देखा, मानो किसी शिकार को घूर रहा हो। उसकी आभा बेहद प्रभावशाली थी। एक परिपक्व अवस्था, आयरन बोन वुल्फ। ये टियर 3 है क्रूर जानवर। शिक्षक जू क्या कर रहे हैं? कहीं वो हमारे पालतू जानवरों को इस लोहे की हड्डी वाले भेड़िए से तो नहीं लड़वाएंगे?
छात्र आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाए। उस आयरन बोन वुल्फ को देखकर लिनमो की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। आयरन बोन वुल्फ केवल टियर 3 का था, क्रूर जानवर, फिर भी परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद उसमें एक अलग ही आभा आ गई थी। उसका जियाओ बाई टियर 5 का था। क्रूर जानवर, परिपक्व होने पर वह कैसा दिखेगा? चिंता मत करो, मैं तुमसे अपने आयरन बोन वुल्फ से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जू किमिंग ने समय रहते सबकी चिंताओं को दूर कर दिया। अगला कदम बहुत सरल है। 5-5 के समूह बनाए, फिर बारी बारी से मेरे आयरन बोन वुल्फ के सामने खड़े हो जाए। ये सुनकर सभी छात्र थोड़े अचंभित रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि जू किमिंग क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने निर्देशों का पालन किया और 5-5 के समूहों में बंट गए। फिर पहले समूह के 5 सदस्यों ने अपने पालतू जानवरों को नियंत्रित किया और आयरन बोन वुल्फ के सामने खड़े हो गए। लावा अवस्था के पहले या दूसरे चरण में अधिकांश पालतू जानवर लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे थे। 3 मीटर लंबे और 2 मीटर ऊंचे लोहे की हड्डी के भेड़िए के सामने खड़े होना बौनों के एक समूह के लिए एक विशालकाय के सामने खड़े होने जैसा था। असमानता बहुत बड़ी थी। जू किमिंग ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अब मैं आयरन बोन वुल्फ से निवारक कौशल का प्रयोग करवाऊंगा। अपने पालतू जानवरों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहने को कहो। वे जितनी देर तक टिके रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। समझ गए? पांचों के समूह ने सिर हिलाया, जिससे उन्हें इस व्यापक मूल्यांकन की विषय वस्तु का मोटे तौर पर अंदाजा हो गया। जू किमिंग ने एक फॉर्म और एक स्टॉपवॉच निकाली और लिन मो को सौंपते हुए कहा, आप क्लास मॉनिटर हैं, रिकॉर्डिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। लिन मो ने स्टॉपवॉच ली और सिर हिलाया। तैयार हो जाओ, मैं शुरू कर रहा हूं। जू किमिंग ने चेतावनी दी और फिर सीधे आदेश दिया, आयरन बोन वुल्फ निवारण करो। स्विश! पल भर में आयरन बोन वुल्फ से एक अदृश्य लहर निकलती हुई प्रतीत हुई। आयरन बोन वुल्फ के सामने खड़े पांचों पालतू जानवर एक साथ नीचे गिर पड़े और उनमें से 2 तो लगभग सीधे घुटने टेक दिए। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजूद 5 बीस्ट मास्टर भी काफी पीले दिख रहे थे। जिस क्षण निवारण प्रणाली सक्रिय हुई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हवा चिपचिपी हो गई हो और एक अदृश्य दबाव उन पर पड़ रहा हो, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे 1000 पाउंड का बोझ ढो रहे हों। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। चहचहाहट! एक पक्षी के आकार का पालतू जानवर सबसे पहले हार मान गया और जमीन पर दबाए जाने पर उसने चीख मारी। लिनमो ने तुरंत स्टॉपवॉच का बटन दबाया और उसकी पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं। पक्षी के आकार का यह पालतू जानवर 3 सेकंड से भी कम समय तक टिक पाया। फिर तुरंत बाद शेष 4 लोग एक एक करके गिर पड़े। जो सबसे लंबे समय तक चला वह 20 सेकंड से भी कम था। जू किमिंग ने इस परिणाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अगले 5 लोगों के समूह को आगे आने का इशारा किया। इस समूह का प्रदर्शन पहले समूह के समान ही था। वे सभी कुछ ही सेकंडों में देर हो गए। जो सबसे लंबे समय तक टिका रहा वह केवल 18 सेकंड तक ही टिक पाया। फिर तीसरा समूह आया। सबसे लंबा वाला 28 सेकंड तक चला। ये वह छात्र था जो अब तक सबसे लंबे समय तक टिका रहा था। लिनमो ने विशेष ध्यान दिया। इस छात्र का नाम लीबो था और उसका पालतू जानवर दूसरे चरण के लावा रैंक का था। ज्वाला आर्मर्ड छिपकली। बाद के समूह भी काफी हद तक पहले वाले समूहों के समान ही थे। हालांकि लीबो के 28 सेकंड के रिकॉर्ड को कोई भी पार नहीं कर पाया। इतने सारे समूहों के डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद लिनमो ने एक अप्रत्याशित खोज की। पालतू जानवर के टिके रहने की अवधि का उसके विकास स्तर से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता था। पहले तो उसे लगा कि पालतू जानवर का पद और योग्यता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही देर तक टिक पाएगा, लेकिन उनके हाथ में मौजूद फॉर्म ने उन्हें बताया कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में स्टेज 1 लावा रैंक के 7 या 8 मामले दर्ज हैं। पेट बीस्ट स्टेज 2 वालों की तुलना में काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे। ये कैसे हो सकता है? लिनमो को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तार्किक रूप से किसी पालतू जानवर की विकास श्रेणी और योग्यता जितनी अधिक होगी, दबाव झेलने की उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होनी चाहिए। लेकिन उनके सामने मौजूद तथ्यों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अगला समूह। जू किमिंग की आवाज़ ने लिनमो के विचारों को बाधित कर दिया। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग पूरी की और फॉर्म और स्टॉपवॉच पास में खड़े एक सहपाठी को सौंप दी। Because it was his turn. Their group was also the last group. However, since Fu Chengli hadn't returned yet, there were only 4 people in their group. Brother Mo, good luck. Sunley stood beside Lin Mo with his iron claw bare. He was in the same group as Lin Mo. Good luck. Lin Mo commanded Xiao Bai to stand opposite the Ironbone Wolf. Get ready, I'm starting, Zhu Qiming said, about to have the Ironbone Wolf activate its skill. Teacher Zhu, wait a moment. Fu Chengli ran into the training field with his Gully Wind Fox. I request to participate in the evaluation. By now, the wound on the Gully Wind Fox had completely disappeared.
The blood on its body had also been cleaned off, making it impossible to tell it had been injured before. The reason it could recover so quickly was entirely thanks to a medical-type Beastmaster. In this regard, Blue Star was much stronger than Earth. At least on Earth, wanting a wound to heal in such a short time was simply impossible. Zhu Qiming looked over the Gale Wind Fox, and after confirming the wound had completely healed and wouldn't affect the evaluation, he nodded. "All right, have your Gale Wind Fox get ready." "Yes." Fu Chengli nodded and slowly walked over to Lin Mo's side. Then, under his command, the Gale Wind Fox happened to stop right next to Xiao Bai. The intent to compete was very obvious. Lin Mo just smiled at this and said nothing. "Get ready, I'm starting." After Zhu Qiming spoke, he gave the command to the Iron-Bone Wolf, Deterrence. Deterrence Advanced can intimidate and awe through aura, and can also make creatures much weaker than oneself submit. The invisible ripple spread out. लिन मो को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर नीचे धंस रहा हो, मानो कोई अदृश्य विशाल हाथ उस पर दबाव डाल रहा हो और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रहा हो। साथ ही, अपने आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ज़ियाओ बाई भी उसी दबाव का सामना कर रहा था। और जिस स्थिति का सामना वह कर रहा था, उसकी तुलना में ज़ियाओ बाई पर पड़ने वाला दबाव स्पष्ट रूप से कहीं अधिक था। क्योंकि निवारण का प्रभाव उस पर अधिकतर शारीरिक था, लेकिन ज़ियाओ बाई के लिए यह एक आध्यात्मिक दबाव था। ज्वार की तरह आध्यात्मिक दबाव की लहरें शियाओ बाई की आध्यात्मिक सुरक्षा से टकराईं और शियाओ बाई को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस क्षण लिन मो को आखिरकार समझ में आ गया कि वे पालतू जानवर जो टिक नहीं पाए, अंततः जमीन पर क्यों पड़े रह गए। ये समर्पण और कमजोरी का प्रतीक था। साथ ही वह ये भी समझ गया था कि यह व्यापक मूल्यांकन किस बात की जांच कर रहा है। ये विल था, पालतू जानवर की इच्छा। बीस्टमास्टर्स और पेट बीस्ट्स के लिए यह असंभव है कि उनका सामना करने वाला हर प्रतिद्वंद्वी उनसे कमजोर हो। तो जब उनका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? मुड़कर भाग जाओ या फिर चुनौती का सामना करें। बेशक कुछ परिस्थितियों में मुड़कर भाग जाना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प हो सकता है, लेकिन कम से कम जब उन्हें चुनौती का सामना करने की जरूरत होती है तो पालतू जानवर असफल नहीं हो सकता। और विल, यही वह कुंजी है जो यह निर्धारित करती है कि कोई पालतू जानवर चुनौती का सामना करने का साहस रखता है या नहीं। इसलिए कुछ मायनों में पालतू जानवर की इच्छाशक्ति उसकी योग्यता और पद से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये समझने के बाद लिन मो ने अपने विचारों के माध्यम से शियाओ बाई का हौसला बढ़ाने के विचार को खारिज कर दिया। वह देखना चाहता था कि ज़ियाओ बाई अकेले ही कितने समय तक टिक सकता है। लिन मो के मन में विचारों की बाढ़ सी दौड़ रही थी। समय पल पल बीतता जा रहा था। 10 सेकंड के निशान पर एक छात्र का पालतू जानवर बेहोश हो गया। 12 सेकंड पर एक अन्य छात्र का पालतू जानवर भी बेहोश हो गया। 5 सदस्यीय समूह में से केवल सन लेई, फू चेंगली और लिन मो ही बचे थे। 20 सेकंड पर सन लेई के आयरन क्लॉबिया का शरीर डगमगाने लगा, मानो किनारे पर डगमगा रहा हो। फू चेंगली की गेल विंड फॉक्स ने भी बेचैनी भरी सिसकी भरी, मानो वह अपना दर्द व्यक्त कर रही हो। अपने आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से लिन मो ने पाया कि शियाओ बाई की इच्छाशक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। आयरन बोन वुल्फ का प्रतिरोध एक ज्वार की तरह था जो ज़ियाओ बाई द्वारा बनाई गई इच्छाशक्ति की दीवार को लहरों की तरह बहा ले गया। हर लहर के साथ शियाओ बाई की दीवार और भी कमजोर होती जा रही थी। ज़ियाओ बाई को ढहती हुई दीवार को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी आत्मा को निचोड़ना पड़ता था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो बेहद कष्टदायक और पीड़ादायक थी। अगर पालतू जानवर के मन में हार मानने का जरा सा भी ख्याल आता तो उसकी इच्छाशक्ति की दीवार पल भर में ढह जाती। इस समय अगर बीस्टमास्टर किनारे से उनका हौसला बढ़ा सके तो इसका पालतू जानवर पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लेकिन लिन मो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शियाओ बाई कब तक टिक पाएगा। वह केवल ये जानना चाहता था कि ज़ियाओ बाई पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर रहकर किस हद तक दृढ़ रह सकता है। 26 सेकंड पर सन लेई का आयरन क्लॉबिया धराशायी हो गया। ये परिणाम लीबो के बाद दूसरे स्थान पर था, जो 28 सेकंड तक टिके रहे थे। फू चेंगली की गेल विंड फॉक्स भी अब लड़खड़ा रही थी। उसके अंग लगातार कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगी। यहाँ तक कि फू चेंगली के माथे पर भी पसीना आ रहा था। स्पष्ट रूप से वह लगातार अपने विचारों का उपयोग गेल विंड फॉक्स का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा था और चाहता था कि वह और अधिक समय तक टिका रहे। लिन मो की शियाओ बाई भी चारों अंगों से कांप रही थी। हालांकि फू चेंगली की तुलना में लिन मो का चेहरा कहीं अधिक शांत था। 30 सेकंड, 35 सेकंड, दोनों लड़खड़ाते हुए पालतू जानवर अभी भी टिके हुए थे। ये देखकर आसपास बैठे सभी छात्रों के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। उन्होंने स्वयं निवारण का स्वाद चखा था, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि 2 पालतू जानवरों का इतने लंबे समय तक टिके रहना कितना अविश्वसनीय था। विशेषकर वे लोग जिनके पालतू जानवर 3 से 5 सेकंड में ढेर हो गए थे।
गेलविन फॉक्स और शियाओ बाई को देखकर वे पूरी तरह से विस्मयचकित और प्रशंसा से भर गए थे। अब तो जू किमिंग भी कुछ हद तक हैरान रह गई थी। ये जानना जरूरी है कि उसका आयरन बोन वुल्फ रैंक 3 का था। पालतू जानवर अपनी परिपक्व अवस्था में, शिशु अवस्था में पालतू जानवरों के एक समूह के खिलाफ निवारण के लिए इसका उपयोग करना। ... ऐसा लग रहा था जैसे कोई हट्टा कट्टा वयस्क व्यक्ति बड़े चाकुओं से उन नन्हे मुन्नों को डरा रहा हो जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा हो। इस निवारक उपाय की शक्ति की कल्पना करना आसान है, इसलिए उनके विचार में 3 से 5 सेकंड में बेहोश हो जाने वालों के लिए यह वास्तव में काफ़ी सामान्य बात थी। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए भूत बाघ और आंधी वाली लोमड़ी का प्रदर्शन अत्यंत असामान्य था। 2 बच्चे जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा था एक मजबूत कदकाठी वाले वयस्क का सामना कर रहे थे जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, और उन्होंने वास्तव में 30 सेकंड से अधिक समय तक उसका सामना किया लेकिन हार स्वीकार नहीं की। जू किमिंग को आश्चर्य क्यों नहीं होता। 40 सेकंड पर अंततः गेलविन फॉक्स और अधिक देर तक टिक नहीं सका, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। पसीने से तरबतर फू चेंगली ने भावहीन चेहरे वाली लिनमो की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। लिनमो से सीधे मुकाबले में हारने के बाद उसने सोचा कि वह इच्छाशक्ति के मामले में एक दौर जीत सकता है, लेकिन उन्हें दोबारा हारने की उम्मीद नहीं थी। उसने गेलविन फॉक्स को उठाया और चुपचाप एक तरफ हट गया। वह देखना चाहता था कि लिनमो कितनी दूर तक जा सकती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि अन्य छात्र भी बिना पलक झपकाए शियाओ बाई को घूर रहे थे। वे सभी यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि जियाओ बाई कब तक टिक पाएगा। 45 सेकंड पर शियाओ बाई का शरीर कांप उठा और उसके अंगों में स्पष्ट रूप से एक मोड़ दिखाई दिया। लेकिन ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि शियाओ बाई गिरने ही वाला है, उसके कांपते हुए अंग धीरे धीरे फिर से सीधे हो गए। फुफकार। इस दृश्य को देखकर छात्रों के समूह ने गहरी सांस ली। इतने लंबे समय तक टिके रहने के बाद जियाओ बाई को शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिकता दोनों में अपनी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में मुड़ने हुए पैरों को उसने वास्तव में सीधा कर लिया। यह इच्छाशक्ति सचमुच भयावह थी, लेकिन केवल लिनमो ही जानती थी कि शियाओ बाई इस समय किस पीड़ा से गुजर रही थी। निवारक उपायों के निरंतर प्रभाव में इसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति पहले से ही पतन के कगार पर थी। अपनी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति के चकनाचूर होने की उस अनुभूति ने जियाओ बाई को असहनीय सिरदर्द दे दिया। साथ ही अपनी आत्मा को लगातार निचोड़ने से होने वाला दर्द ऐसा था मानो लोहे की सुइयां बार बार उसके दिमाग को भेद रही हों। दोहरी पीड़ा और यातना। लिनमो को आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से इसका हल्का सा ही एहसास हुआ, फिर भी इसे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। 46 सेकंड, 47 सेकंड, 48 सेकंड। लिनमो के लिए हर पल एक साल जैसा लग रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस समय शियाओ बाई को कितना दर्द हो रहा था। वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या वह शियाओ बाई को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए कह सकता है। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। पालतू जानवर के रूप में जियाओ बाई ने अभी तक हार नहीं मानी थी। बीस्टमास्टर होने के नाते भले ही उसने शियाओ बाई का उत्साहवर्धन न किया हो, लेकिन वह अपनी भावनाओं को रोक भी नहीं सका। इससे संभवतः शियाओ बाई पर स्थायी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 50 सेकंड, 52 सेकंड। समय बीतता चला गया, दर्द लगातार बढ़ता गया। चलते रहो नन्हे दोस्त, तुम्हें डटे रहना होगा। फू चेंगली ने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। शुरू में तो वह सिर्फ लिनमो को हराना चाहता था। हारने के बाद वह ये देखना चाहता था कि शियाओ बाई किस हद तक धैर्य रख सकता है। लेकिन अब वह सचमुच आशा करता था कि जियाओ बाई हिम्मत बनाए रख सके, क्योंकि शियाओ बाई द्वारा प्रदर्शित इच्छाशक्ति और दृढ़ता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। ऐसे पालतू जानवर से हारने के बावजूद उसकी पराजय व्यर्थ नहीं गई। 55 सेकंड, 56 सेकंड। शियाओ बाई का शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा और फिर सीधे जमीन पर गिर गया। ये ढह क्यों नहीं गया? ये तो सीधा नीचे गिर गया। हाँ, ये हमारी पिछली स्थिति से अलग क्यों है? इस थोड़ी असामान्य स्थिति के कारण छात्रों का समूह चुपचाप चर्चा करने लगा, क्योंकि यह ढहा नहीं, ये बेहोश हो गया। जू किमिंग ने आयरन बोन वुल्फ को निवारण रोकने का संकेत दिया, फिर सबकी ओर देखकर कहा, ये भूत बाघ भले ही बेहोश हो गया हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी है। वे शब्द ... जिसके चलते पूरा प्रशिक्षण मैदान पल भर में शांत हो गया। वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर पड़े शियाओ बाई को हैरानी और अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। बेहोश हो जाने के बावजूद शियाओ बाई के अंग सीधे और तनावग्रस्त बने रहे। इसे हासिल करने के लिए कितनी मजबूत इच्छाशक्ति और कितना दृढ़ विश्वास चाहिए होगा। जू किमिंग ने लिनमो की ओर देखते हुए कहा, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छा है, आपको इसका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। लिनमो ने सिर हिलाया और जल्दी से शियाओ बाई को अपने पशु वशीकरण क्षेत्र में वापस ले गया। इस समय जियाओ बाई को अच्छी नींद की जरूरत थी। ये देखकर जू किमिंग ने लिनमो को जटिल भावनाओं से भरी नजरों से देखा।
आखिर इस आदमी ने ऐसे पालतू जानवर को कैसे प्रशिक्षित किया होगा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जू किमिंग को ऐसा एहसास हुआ। पालतू जानवर की इच्छाशक्ति को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हालांकि किसी पालतू जानवर की लावा अवस्था के दौरान उसकी इच्छाशक्ति की ताकत काफ़ी हद तक उसके मालिक से प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो लिटिल वाइट की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होने का कारण वास्तव में काफ़ी हद तक लिन्मो से संबंधित था। जिस क्षण एक बीस्ट मास्टर किसी पालतू जानवर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, उसी क्षण दोनों पक्षों के बीच एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। उस क्षण से बीस्ट मास्टर की हर हरकत, हर शब्द और हर क्रिया पालतू जानवर को प्रभावित करेगी। यह एक सूक्ष्म, अवचेतन प्रभाव है। स्वयं बीस्ट मास्टर को शायद इसका एहसास भी न हो, लेकिन ये प्रभाव वास्तव में मौजूद है। दूसरे शब्दों में, लिटिल वाइट की इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ इसलिए थी क्योंकि वह लिन्मो के दैनिक शब्दों और कार्यों से प्रभावित थी। और इससे ये भी पता चला कि लिन्मो स्वयं दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति थे। जू किमिंग को ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि लिन्मो की इच्छाशक्ति कितनी दृढ़ रही होगी कि उसने लिटिल वाइट को अभी अभी इतना शानदार प्रदर्शन करने दिया। शायद मुझे लिन्मो की स्थिति के बारे में प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए। जू किमिंग के दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। 1 महीने के भीतर उसने एक पालतू जानवर को लावा रैंक 1 से लावा रैंक 3 तक पहुंचा दिया और यहां तक कि उसकी कौशल दक्षता को भी प्रवेश स्तर तक सुधार दिया। वहीं दूसरी ओर पालतू जानवर की इच्छाशक्ति आश्चर्यजनक थी। बेहोश होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। एलीट क्लास का नेतृत्व करने के अपने इतने वर्षों में ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह का आश्चर्यजनक प्रदर्शन देखा था। अपने विचारों को स्थिर करते हुए जू किमिंग ने छात्रों के समूह की ओर देखा। यह मूल्यांकन यहीं समाप्त होता है। अब आप सभी मेरे सामने आकर अपने पालतू पशु की साधना प्रगति की रिपोर्ट दें। याद रखें, आपको सच्चाई से रिपोर्ट करनी होगी। यदि कोई झूठ बोलते हुए पाया जाता है तो उसे सीधे उसकी मूल कक्षा में वापस भेज दिया जाएगा। लिन्मो, रिकॉर्डिंग तो तुम ही करोगी। उसने एक और फॉर्म निकाला और लिन्मो को सौंप दिया। फिर छात्रों ने एक एक करके रिपोर्ट देना शुरू किया। मेई युयाओ, लावा रैंक 2, कौशल दक्षता अनभिज्ञ। वान पेंग, लावा रैंक 1, कौशल दक्षता अनभिज्ञ। ली शियानिंग, लावा रैंक 2, कौशल दक्षता अनभिज्ञ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सन लेई, लावा रैंक 2, कौशल दक्षता प्रवेश स्तर। लीबो, लावा रैंक 2, कौशल दक्षता अनभिज्ञ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फू चेंगली, लावा रैंक 2, कौशल दक्षता प्रवेश स्तर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन्मो, लावा रैंक 3, कौशल दक्षता प्रवेश स्तर। कक्षा के सभी 55 लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना समाप्त कर दिया। अधिकांश लोगों के पालतू जानवरों को पहले ही लावा रैंक 2 तक पाला जा चुका था। हालांकि लावा रैंक 2 और लावा रैंक 2 के बीच भी अंतर थे। कुछ ने अभी अभी लावा रैंक 2 में प्रवेश किया था, जबकि अन्य पहले से ही लावा रैंक 3 के करीब थे। उदाहरण के लिए सन लेई और फू चेंगली। जहां तक लावा रैंक 3 तक पहुंचने वालों की बात है तो पूरी कक्षा में लिन्मो अकेली थी। फिर पालतू जानवरों की कौशल दक्षता की बात आती है। अधिकांश लोग अभी भी अपरिचित अवस्था में थे। प्रवेश स्तर तक पहुंचने वाले लोग कक्षा के लगभग 1/3 ही थे। यह अनुपात कम प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सामान्य तौर पर किसी लावा अवस्था वाले पालतू जानवर की कौशल दक्षता को प्रवेश स्तर तक बढ़ाने के लिए कम से कम 3 महीने के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। एलीट क्लास के छात्रों में अपेक्षाकृत उच्च प्रतिभा स्तर होने के कारण ही उनमें से 1/3 छात्र प्रवेश स्तर तक पहुंच सके। अगर यह एक नियमित कक्षा होती तो 1 महीने बाद शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो प्रवेश स्तर तक पहुंच पाता। अब व्यापक मूल्यांकन के समग्र परिणाम सामने आ चुके हैं। जू किमिंग ने अपने हाथ में दोनों प्रपत्र दिखाते हुए जोर से कहा, इस महीने एलीट क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र लिन्मो है। द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः फू चेंगली और सन लेई को प्राप्त हुए हैं। स्कूल के नियमों के अनुसार आप तीनों को पुरस्कार मिलेंगे। कल स्कूल आने के बाद मुझसे पुरस्कार लेने आ जाना। ये सुनकर बाकी सभी छात्र ईर्ष्या से भरे चेहरों के साथ उन तीनों को देखने लगे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बदले क्या इनाम मिलेंगे, लेकिन यह निश्चित था कि वे बुरे नहीं होंगे। उसी समय जू किमिंग ने एक अन्य छात्र की ओर मुड़कर कहा, वान पेंग, कल से तुम अपने मूल कक्षा में वापस जाकर प्रशिक्षण जारी रखोगे। ये सुनकर वान पेंग नामक छात्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसे वापस उसकी मूल कक्षा में भेज दिए जाने का मतलब था कि इस महीने प्रशिक्षण के मामले में उसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। ये तो वाकई शर्मनाक था। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जू किमिंग ने कहा। अस्थायी परिणाम ही सब कुछ नहीं होते। अपनी मूल श्रेणी में लौटने के बाद अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें। यदि आप श्रेणी स्थानांतरण चुनौती को पार कर लेते हैं तो आप अभी भी एलीट श्रेणी में वापस आ सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। वान पेंग ने अपने पालतू जानवर को एक तरफ रखा और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन वह और कुलीन वर्ग के अन्य लोग दोनों ये बात जानते थे।
अगर वह वापस आना चाहे तो ये बहुत मुश्किल होगा। जब एलीट क्लास के विभिन्न लाभों का आनंद लेने के बावजूद भी उनके प्रशिक्षण के परिणाम असंतोषजनक रहे, तो नियमित क्लास में लौटने के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त करना और भी असंभव होगा। छात्रों, जू किमिंग ने छात्रों के समूह की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, बाहर करना क्रूर है, लेकिन यही वास्तविकता है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। एडवांस्ड बीस्ट टेमिंग अकादमियों की प्रवेश परीक्षा में केवल 2 महीने बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुद को संभाल लेंगे और अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि यही वास्तव में आपका भविष्य तय कर सकता है। ठीक है, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। आज का प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। लिनमो, थोड़ी देर रुको, बाकी लोग जा सकते हैं। इसके बाद छात्र एक एक करके चले गए। लिनमो जू किमिंग के पास गई और पूछा, शिक्षक जू, क्या कोई बात है? जू किमिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन ये थोड़ा दखलंदाजी भरा हो सकता है। अगर आप जवाब देने के इच्छुक नहीं हैं तो आप मना कर सकते हैं। पूछो। लिनमो को अंदाजा था कि जू किमिंग क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर भी वह मान गया। तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। जू किमिंग ने पूछा, क्या आपके पास पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने की कोई विशेष विधि है? लिनमो ने सीधे तौर पर स्वीकार किया, हाँ। अन्य पालतू जानवरों की तुलना में लिटिल वाइट की विकास गति स्पष्ट रूप से असामान्य थी। अगर वह इससे इनकार करता है तो जाहिर तौर पर वह झूठ बोल रहा होगा, और वह इसे नकारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बिना किसी अप्रत्याशित घटना के उनके आगामी प्रदर्शन और भी शानदार होंगे। अब इसे स्वीकार करना बाद में होने वाली घटना का पूर्वाभास था। जू किमिंग की आंखें चमक उठीं और उसने फिर पूछा, तो क्या आप अपनी प्रशिक्षण विधि साझा करने को तैयार हैं? बिल्कुल, स्कूल आपको निश्चित रूप से अच्छा खासा मुआवजा देगा। लिनमो के प्रशिक्षण परिणामों को देखते हुए यदि उनकी पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाए तो इससे निश्चित रूप से चुवानलिंग नंबर 1 हाई स्कूल को इस वर्ष की उन्नत अकादमियों की प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। माफ कीजिए, शिक्षक जू। लिनमो ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं साझा करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरी विधि सार्वभौमिक नहीं है। अन्य लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। जू किमिंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, क्या इसका संबंध तुम्हारी पशु वशीकरण प्रतिभा से है? लिनमो ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। जू किमिंग ने लिनमो की ओर देखा। मुझे याद है कि तुम्हारे पास F ग्रेड की प्रतिभा है ना? हाँ, लिनमो ने फिर सिर हिलाया। हालांकि इस जवाब ने जू किमिंग को गहन चिंतन में डूबने पर मजबूर कर दिया। सामान्य तौर पर F ग्रेड प्रतिभा का प्रभाव अत्यंत सीमित होता है। उदाहरण के लिए, सन ली की पावर एम्प्लीफिकेशन प्रतिभा। F ग्रेड पावर एम्प्लीफिकेशन का एम्प्लीफिकेशन प्रभाव 10% होता है। E ग्रेड पावर एम्प्लीफिकेशन का एम्प्लीफिकेशन प्रभाव 50% होता है। D ग्रेड पावर एम्प्लीफिकेशन का एम्प्लीफिकेशन प्रभाव 100% होता है। एक ही प्रतिभा अलग अलग स्तरों के कारण प्रभाव में बिल्कुल अलग होगी। इसलिए सामान्य तौर पर भले ही लिनमो की प्रतिभा प्रशिक्षण के प्रभावों को बेहतर बना सके, लेकिन इसका प्रभाव बेहद सीमित होना चाहिए। यही कारण था कि उसने पूछा कि क्या लिनमो के पास कोई विशेष प्रशिक्षण विधि है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनमो के प्रशिक्षण के परिणाम उसकी प्रतिभा का श्रेय होंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि लिनमो के प्रशिक्षण के परिणाम वास्तव में उनकी प्रतिभा के कारण थे, और इस प्रतिभा का प्रभाव केवल सामान्य रूप से अच्छा नहीं था, ये स्पष्ट रूप से अतार्किक था। कुछ देर बाद जू किमिंग होश में आया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। तुम भी वापस जा सकते हो, लेकिन लापरवाह मत हो जाना। तुम अभी भी ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं कर सकते। लिनमो ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। जहां तक जू किमिंग की बात है, वह तेजी से प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर चल पड़ा। लिनमो की स्थिति के बारे में उसे प्रधानाचार्य को सूचित करना पड़ा। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 11 से 20 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।